Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे हम लोगों ने एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के बारे में जाना, उसके यूजेस के बारे में जाना। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब मेरे को बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले कि मैं आगे के डेरिवेशंस आपको कराऊं, कुछ एक जरूरी बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुने तो आप उस डेरिवेशन को समझ पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी, है ना। तो मैं कुछ जनरल चीजें आपसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद डेरिवेशन पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आज से कुछ दिनों पहले आपको एक रिलेशन बताया था, स्नेल्स लॉ तो आप सब जानते हो क्या है, 1/2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आई। इसके अलावा 1/2 बराबर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लिखते थे, वो फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, 1/2 बराबर म्यू के फॉर्म में क्या रिलेशन आता है यहाँ, μ2 अपॉन μ1। मालूम है ना आप सभी को। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, सबसे रेयरेस्ट मीडियम एयर होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इसके अलावा जितने भी मीडियम होंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज्यादा ही होगा, एग्री करते हैं। स्फेरिकल सरफेस दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसको बोलते हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? विच वन इज दिस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। सीन क्लियर है, क्या है ये, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? अब ये जो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं ये किसी न किसी स्फीयर में से कट किए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ये किसी न किसी स्फीयर में से कट किए जा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो स्फीयर है इसका सेंटर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि अगर इसका स्फीयर बनाऊंगा तो ये ऐसे ही तो बनेगा, तो सेंटर इस तरफ आएगा इसका। अगर कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस होगा तो बताओ सेंटर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। बात समझ गए आप लोग, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, अच्छी बात है। चूंकि अब आप लोगों के सिलेबस से इस चैप्टर नंबर 9 में से रिफ्लेक्शन हट गया है, तो मिरर वाला पूरा पार्ट हट गया है, तो कोई बात नहीं, हट गया है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, इसका ये जो मिड पॉइंट होता है इसको पोल बोला जाता है। वैसे आप 9th-10th में भी पढ़ चुके होंगे। और ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जी हाँ। ये सेंटर है, ये पोल है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको क्या लगता है, क्या है ये, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? पोल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छी बात है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो फिर अगली बात पे आता हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग, है ना। लिसन, 9th-10th पढ़ चुके हैं, 11th-12th भी कर ही रहे हैं। ये ओरिजिन है, सुना है, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। ओरिजिन के इधर की डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, पॉजिटिव। इधर वाली डिस्टेंसेस कैसी होती है, नेगेटिव। ऊपर वाली डिस्टेंसेस, नीचे वाली डिस्टेंस, वेरी गुड, क्लियर। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है, इसमें जो पोल होता है ना, वो पोल ओरिजिन की तरह बिहेव करता है, तो पोल के इधर की डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इधर की, ऊपर की, नीचे की, मैं यूज करूंगा अभी इसलिए बोल रहा हूं। तो पोल को हमेशा ओरिजिन कंसीडर करते हैं। जो बोला आपको समझ में आया। यहाँ पर कुछ एक नोटेशंस में यूज करूंगा, अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ते तो आपको समझ में आ जाते ऑटोमेटिकली, पर रिफ्लेक्शन तो रहा नहीं, तो वो नोटेशन समझना जरूरी है। वैसे ही आपने 9th-10th में भी पढ़े हैं, याद होगा आपको मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, याद है। कोई मुझे बता सकता है उसमें u क्या होता था, हाँ, तो u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। क्लियर? v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। o होता है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये शायद आपने नहीं पढ़ा हो, और i होता है लेंथ ऑफ द इमेज। क्लियर है सीन? बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें भाई सब लोग,
तो u is the distance of object from the pole, b is equal to distance of image from the pole, I is the length of the image, o is the length of the object. आगे बढ़ो. Listen, क्या लिखा है ये पढ़ो जरा. साइन थीटा. आपको बता दूं, साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है तो हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं. पढ़ा है मैथमेटिक्स में कभी? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है. मैं बता रहा हूं आपको, साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो तो साइन थीटा बराबर थीटा लिखा जा सकता है. आपको आपके तरीके से समझाता हूं. आप बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, चैनल सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्लियर? थीटा की वैल्यू मैंने क्या बोला, अगर बहुत कम हो साइन थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा, आप 0 से ज्यादा छोटा था बोलो भैया. तो साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. क्लियर है? यूज करूंगा अभी इसलिए बोल रहा हूं. अगला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. समझ गए? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. जानते हैं ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से. डिस्टेंसेस समझ में आ गए, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव. पोल के इधर की डिस्टेंस, इधर की लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्लियर है सभी को ये सब बातें? आगे बढ़ो. आगे बढ़ता हूं. अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो अगली बात पे आता हूं. एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कराना आता है आपको? जब भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, इसमें आप नॉर्मल डालते थे. इस सरफेस के नॉर्मल डलता था, सही बोला, और रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. ऐसी तो पॉइंट होती थी. लिसन एवरीवन, और ध्यान से सुनना. ये तो चलो हो गई, आपने नॉर्मल तुरंत ड्रॉ कर दिया. लेकिन अगर सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस में होते हुए स्फेरिकल सरफेस है, जैसे ये मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस बना दिया, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने मान लिया ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई. अब ये कौन से में जा रही है? रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल तो तब होगी ना जब नॉर्मल होए. नॉर्मल कैसे बना? तो कई लोग है ना अपने अंदाजे से नॉर्मल बना रहे हैं, अंदाजा नहीं चलता बॉस. क्लियर? चुप, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अंदाजे से नॉर्मल नहीं बनता. हमेशा ध्यान रखना, प्लेन सरफेस पे तो आप इजीली नॉर्मल बना देते हो, लेकिन बेटा स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं तो स्फेरिकल सरफेसेस में नॉर्मल हमेशा जो डाला जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला जाता है. क्लियर? अब आप बताओ पहले जाको सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सी लंग होगा? मैंने हवाली बताई है, जालंग. तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो यहाँ से ये जो मैं डालूंगा इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल. समझ में आई बात? क्लियर है? अब रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल. कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो होगी ये ऊपर की लंग होगी, नीचे तो ऐसे आ जाएगी. कहानी समझ में आई? जो बोला पल्ले पड़ा, अच्छी बात है. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है कौन सा एंगल बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल. ठीक है, तो अब आप लोग लायक हैं समझने के, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे. ठीक है, चलो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस दोनों से कराना है. 100% आपको रकम मिलेगा 4 से 5 नंबर में. क्लियर है? फ्री के नंबर है, लपेट देना. एक बात और ये बता रहा हूँ, गौर से देख लीजिए आप लोग. ठीक है, ये मैंने एक फिगर बनाई है, ये ट्राइंगल मैंने बनाया है AOC. ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को ट्राइंगल? इसमें सपोज करिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आई है. ठीक है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सभी को बोर्ड पे? मुझे बता सकते हैं इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से? इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल. ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल कहा जाता है. तो यहाँ पर 2 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अल्फा और बीटा. तीसरा वाला इंटीरियर एंगल नहीं है, लेकिन तीसरे वाले का एक्सटीरियर है. एक्सटीरियर यानी बाहर वाला एंगल कितना है? तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, यहाँ पर जैसे आई है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो ये आई का के बराबर हो जाएगा. देखो, एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। लेकिन टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब ये है कि जैसे जो एक्सटीरियर है तो जाको इंटीरियर नहीं लेंगे, जाके अलावा जो बचे हुए दो इंटीरियर है बिल्कुल लेंगे। नहीं, यही बात समझ क्लियर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सपोज करो अल्फा की वैल्यू मान के चलो ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो मुझे बता सकते हो आई की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। कहानी समझ में आई? अभी मैं इस्तेमाल करूंगा इसको, इसलिए बोल रहा हूँ। क्लियर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जितनी भी रामायण मैंने बोली आपको समझ में आई? तो चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। क्लियर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है स्फेरिकल सरफेस से, तो एक एक करके दोनों स्फेरिकल सरफेसेस को मैं यूज करूंगा। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की तरफ। किसकी तरफ बेटा? तो सब लोग पूरा अटेंशन बोर्ड पे देना, समझ जाओगे। ठीक है। लुक एवरीवन, देखो भाई, चार जगह नजर रखोगे, कहीं के नहीं रहोगे। कहावत सुनी है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाटता। ठीक है। तो आप लोग बस एक तरफ अच्छे से देख लेना, एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली निपट जाएगा आपका। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप ही बताते जाना, क्योंकि मैंने जो बताना था सब कुछ बता दिया है आपको। तैयार है हम सब लोग? तो बताओ जरा, मैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कैसे बनाऊं? मेरी तरफ बनाऊं? यू मीन टू से ऐसे? क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? तो ये मैंने कौन सा स्फेरिकल सरफेस बनाया? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस कैसे बनता है? हाँ, शाबाश, आप महान है। What is this? Principal axis. क्या है ये? What is this point? Pole. क्लियर है? अच्छा, ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? समझ में आता है आपको? अच्छी बात है। तो ये इसका क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्लियर है सभी को? ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको समझ में आता है? ये रेडियस पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू? पॉजिटिव लू। ठीक है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये मैंने मान लिया कि ये स्फेरिकल सरफेस दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर की तरफ फर्स्ट मीडियम है, वो मैंने मान लिया रेयर मीडियम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। और ये जो इधर वाला मीडियम है स्फेरिकल सरफेस के इस तरफ वाला, वो मैंने मान लिया डेंसर मीडियम है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा भर दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये कौन सा मीडियम है बेटा? डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ2। कितना है? μ2। तो यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। तो ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। यहां पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर? क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ओ से डिनोट किया। क्लियर? हियर एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस in front of the convex spherical surface. Right guys? See clear है सभी को? Okay. Now you tell me, object है तो object से light ray निकलेंगी. So what is this? Incident ray. So OA is the incident ray. What is this point? Incident point. है ना? What is this point? Incident point. अब ये लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम से, और रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो तब बेंड होगी जब नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहां से बनाओ? शाबाश। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दूं? ओके, तो मैं ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। नॉर्मल है, स्पेलिंग एन से शुरू है, इसलिए मैंने इसे एन नाम दे दिया। क्लियर? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड। तो ये मैंने इसे इंसिडेंस एंगल दे दिया। ठीक है। समझ में आ रही है बात सभी को? इंसिडेंस एंगल, ये लाइट रे OA इज द इंसिडेंट रे। ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर से डेंसर। रेयर से डेंसर जाएगी तो लिसन, ये जो रे ऐसे आ रही है तो कायदे से इसे स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था। अब रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ऐसे लाऊं या ऊपर ले जाऊं? नहीं चला, ले या तो क्लियर? ये आ गई। यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज बन गया। इसका क्या बन गया? यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ये कौन सी रे है? और AI इज द रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज
एंगल ऑफ वो परेशान हो तो बताए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, कम ऑन, आगे वो खाते में आले यू, अभी अभी लिखाया था मैंने आपको, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो इसे u से डिनोट करते हैं। माइनस का लू प्लस का लू, क्यों लू माइनस का? क्योंकि पोल को एज अ ऑरिजिन कंसीडर करते हैं और इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं ताते। चलू आगे, व्हाट इज दिस? अबे जाके पूछ लो चिपका है, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, कम ऑन, v, प्लस को माइनस को साइड समझ में आ रही है? चलो ये कौन सा, यहां तक बात समझे? मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि ये एंगल अल्फा है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। को ठेका आने की, जैसा गुप्ता जी ने माना है आप भी वैसा ही माने, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मान लेना। अल्फा बीटा गामा ऐसे भी मान सकते हो, या अल्फा बीटा गामा ऐसे भी मान सकते हो, क्लियर? तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बढ़ू आगे, ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो कौन सा लॉ लगेगा? स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ? 1/2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन, तो लगा 1/2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आई। चलो, तो 1/2 बराबर हमारा हो गया साइन आई अपॉन बाय द स्नेल्स लॉ। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। 1/2 बराबर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं और म्यू के फॉर्म में क्या रिलेशन है? μ2 अपॉन, जी हाँ मेरे भाइयों, μ2 अपॉन μ1। सीन क्लियर है? ओके, अच्छी बात है। लिखें क्या देखें? इफ I एंड R आर वेरी स्मॉल, अगर यहां पर इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, देन साइन I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I और साइन R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो साइन I की जगह साइन R की जगह, सीन क्लियर है? इज इक्वल टू I अपॉन R, भैंसों की। अच्छा, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है? यूजुअली क्या? यूजुअली हम लोग रेयर मीडियम कौन सा कंसीडर करते हैं? वेरी गुड। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेयर की जगह अगर मैं एयर मीडियम एयर मानूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लूं? तो ये मैंने लेट कर लिया, μ1 इज इक्वल टू 1, किसके लिए? फॉर एयर। कहानी समझ में आ रही है? और जो दूसरा डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया μ2 बराबर μ। क्लियर? धरू ये वैल्यू, धरू क्या आएगा बोलो? म्यू अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो I बराबर म्यू। क्लियर है? अब आप ही देख लेना, मैं तो इशारे करूंगा, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। ओके, 1 मिनट। फिगर देखिए, फिगर, और जिस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं ना, आप उसी ट्राइंगल को देखना और उसकी साइडों को देखना, इसके अलावा और किसी ट्राइंगल को मत देखना। ओके, तो आपको देखना है इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC दिख रहा है? इसकी साइडों को देखो घुर्रा घुर्रा के, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्फा और बीटा, ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? जाके अलावा तीसरा इंटीरियर ना दिख रहा हो, तो तीसरा का दिख रहा है? एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? हाँ, है ना मिश्रा? I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सीन क्लियर है? I इज इक्वल टू, ये देखिए OAC, ये एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, तो मुझे दिख रहा है इसमें इसके और इसके बीच में अल्फा, इसके और इसके बीच में बीटा, जाके और जाके बीच में कोई इंटीरियर एंगल ना है, लेकिन एक्सटीरियर है I। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? चलो आगे, तो क्या बनाऊं इक्वेशन? I इज इक्वल टू, जी हाँ मेरे भाइयों, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो I की जगह मैंने क्या टांग दिया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू। अब मुझे चाहिए R की वैल्यू। जरा इधर घुर्रा घुर्रा के देखो और मुझे बताओ R कौन से ट्राइंगल में बन रहा है?
एशियाई प्रांत में बन रहा है ये ACI, इसी में ही तो बन रहा है यार। तो एक जीवाई साइड है गई, एक जीवाई साइड है गई, तीसरी जीवाई साइड है गई, है ही नहीं है गई। तो इन ट्राइंगल ACI, इन ट्राइंगल ACI, क्लियर। तो ACI में जरा देखो, जरा कौन कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं। आर दिखाई दे रहा है और गामा दिखाई दे रहा है। ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? कोई एक्सटीरियर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये इसका तीसरा इंटीरियर नहीं है लेकिन एक्सटीरियर है बीटा। क्या इक्वेशन बननी चाहिए? बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, लेकिन वो वैल्यू आर की चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू आर। काउगे को परेशानी, तो आर की जगह का टांग दो लाला रे, बीटा माइनस गामा। सीन क्लियर है सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहा हूं यारों। मैंने बचपन में सुना था एंगल इज इक्वल टू, अरे आपने भी सुना है क्या? एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। कहानी समझ में आ रही है सभी को? आ जाओ। अल्फा एंगल जे जे, तो आर की ये हो जाएगा कितना है? एपी रेडियस ओ प्रकाश ओपी नहीं है वैसा है, बोलो भैया। ओपी प्लस बीटा कितना है? बीटा कम ऑन ना टेल मी, बीटा बीटा है आर को बोलो, आर एपी रेडियस तो एपी अपॉन पी। आप समझ तो रहे हो ना? म्यू भैंसों की, बीटा फिर से आ गया तो यही रख दो एपी अपॉन, अबे कट ना करना, कट कर दे भाई पागल से ना चले आते। तो बीटा की जगह एपी अपॉन पीसी, नहीं ये बात समझ, माइनस गामा कमर आर एपी पीएल एपी पीआई, नहीं है बात समझ? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? खाओगे को परेशानी हो तो बताए, जाने तो फिर सुने। जहां में देख के कचू एहसास जागे आपके हैं? क्या आएगा बताओ? कॉमन एरो है? कॉमन एरो है, एपी कॉमन आ जाएगी तो को बच जाओ, समझ गए? म्यू भैंसों की का कॉमन एरो है, का बच जाओ पीआई। सीन क्लियर है? एपी से एपी कटिए, कटिए नहीं कटिए, नहीं हटिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन ओम प्रकाश कितने गए? माइनस यू। तो बताओ तो हमारा हवाल कहाँ है? ओम प्रकाश है तो बताओ मैं हवाल। आज तो फिर नहीं मानो, फिर बोल मारो तू हवाल में। यहां तक क्लियर है सभी को? प्लस प्लस 1 अपॉन पीसी या पीसी इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन पीसी आर माइनस 1 अपॉन पीआई वी। हेलो लिसन एवरीवन, 4-6 दिन बाद गाज गिरेगी आप पे, उस टाइम दिमाग का दही नहीं करना मेरा, आज ही बता रहा हूं। जब आपने यहां तक सॉल्व किया ओपी, तो ओपी माइनस का यू है तो माइनस का रख दिया, पीसी तो पीसी प्लस का आ रहा है, यानी आपने साइन कन्वेंशन लगा दिया इस फॉर्मूले को ड्राइव करते समय। जो चीज माइनस की थी माइनस का रख दिया, प्लस की थी प्लस का रख दिया। रख दिया नहीं रख दिया? रख दिया ना आड़ू। चलिए अगर यहां तक क्लियर है बेटा, तो 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर, ब्रैकेट खोल दो, तो म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन पी। क्या हुए को परेशानी नहीं हुए तो बताए। तो आप देखो इक्वल भैंसों की माइनस को म्यू अपॉन वी, पल्ली रंग ले जाऊं तो प्लस को जगह बचेगा माइनस को 1 अपॉन यू। जो स्टेप है जो स्टेप है म्यू अपॉन आर भैंसों की 1 अपॉन आर पल्ली लंग माइनस 1 अपॉन आर। सही जा रहा हूं मैं? बता दे रहे ना तुम्हें? तो बताओ जा मैं का एलसीएम आ रहा है, ऊपर को बच जाओ म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने इधर लिख, हो गया खत्म, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बस और मुझे तोपना चला रहा हूँ। म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू।
This is the refraction formula from the spherical surface. What is this? Refraction formula from the spherical surface. I hope you understand, guys. Do you understand that? See clear as a digo. Now ko pareshani. Hello. Hello. This is the convex spherical surface. A point object O is placed in front of the convex spherical surface on the principal axis. OA is the incident ray, AI is the refracted ray, and CAN is the normal. Then according to the figure by Snell's law, ding dong ding. नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, देख लीजिए फटाफट लैंग्वेज बुलवाएंगे। तो फिर आज के लिए